दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, उसका जो पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास, उसके सारे के सारे सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और दोस्तों एक वाक्य में उत्तर और दोस्तों सभी के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा पाठ निपटाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी दोस्तों सही विकल्प। दोस्तों सही विकल्प में हमारा पहला आता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। और दोस्तों दूसरा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो दोस्तों पुनः पूर्ति योग्य। दोस्तों तीसरा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अधिक सिंचाई। और दोस्तों तीसरा है मतलब निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। दोस्तों उत्तराखंड। और दोस्तों इसमें है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र। और दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव और अजैव। और दोस्तों इसका है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है। तो दोस्तों मानव। और आखिरी है कि समाप्यता। दोस्तों समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। दोस्तों नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तो चलिए तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारे दो विकल्प और रह गए हैं कि कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। दोस्तों काली मिट्टी। और दोस्तों इस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दोस्तों काली मिट्टी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं खाली स्थान की तरफ। तो दोस्तों भूमि के संरक्षण। दोस्तों भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपयुक्त कदम उठाए बिना लंबे समय के लिए लगातार उसका प्रयोग करते रहने से भूमि निम्नीकरण होता है। दोस्तों संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। दोस्तों मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मतलब जो काली मिट्टी है उसको रेगर नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल। दोस्तों मृदा चाय और काफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट। दोस्तों जो लेटेराइट मिट्टी है हमारी, वहाँ पर मृदा उस मिट्टी पर चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो दोस्तों एक वाक्य में जो उत्तर हमारा जो पहला है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दोस्तों दूसरा है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों अब है कि भारत की भू आकृतियों पर्वत, पठार तथा मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। दोस्तों पर्वत का है 30%। भारत में जो 30% पदार्थ हैं वो 27% पठार हैं और 43% मैदान है। तो चलिए दोस्तों अब है कि भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीय कारणों को बताइए। दोस्तों अति पशुचारण और वनोन्मूलन। दोस्तों अब है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन किन भागों में बांटा जाता है। दोस्तों प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। दोस्तों मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों मृदा अपरदन। दोस्तों चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या कहते हैं। दोस्तों खड्ड भूमि। दोस्तों अब है पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए किस राज्य की सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया। दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों अब देख लेते हैं सत्य और असत्य। तो दोस्तों जैव संसाधन वे संसाधन है जिनमें जीवन होता है और जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। दोस्तों सत्य, बिल्कुल सत्य है। और दूसरा है कि सूर्य ऊर्जा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। असत्य है। दोस्तों तीसरा है प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु तथा जैसे मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहलाती है। तीसरा बिल्कुल सत्य है। चौथा है कि समूची जुताई द्वारा मृदा संरक्षण होता है। बिल्कुल सत्य। और पांचवा है पंजाब राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल असत्य है। दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो चलिए तो बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आ गई हमारी सही जोड़ियाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों सही जोड़ी। तो दोस्तों सही जोड़ी में जो हमारा पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन। दोस्तों इसकी सही जोड़ी हो जाएगी सौर ऊर्जा। और दोस्तों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
सार्वजनिक पार्क, और दोस्तों तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो दोस्तों इसका है महासागर। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, तो इसकी चौथे की बात करें तो दोस्तों इसका हो जाएगा कोयला और खादर और बांगर में है। पांचवा का हो जाएगा चाय यानी दोस्तों जलोढ़ मैदा, और मैदा पौधों में पोषक तत्वों की कमी होती है, इसका हो जाएगा लैटेराइट मैदा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ, और दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है संसाधन। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसाधन और संसाधनों का विकास। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं संसाधन है क्या। दोस्तों हमारे वातावरण में उपलब्ध, दोस्तों हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। अर्थात वे सभी उपहार जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन कायम रखता है तथा आरामदायक बनाता है, संसाधन कहलाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को अपने हिसाब से संसाधन की परिभाषा बताता हूँ। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है और जिससे हमारा जीवन सरल बनाया जा सकता है, उसे संसाधन कहते हैं। दोस्तों संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है? दोस्तों संसाधनों का विकास इसलिए आवश्यक है दोस्तों, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है दोस्तों, इसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और अभी जो है ये चौथा भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद कर लेना। लेकिन दोस्तों तीसरा आप लोग चाहें तो नहीं सीख सकते हैं दोस्तों लेकिन आप लोगों को अभी जो है टाइम नहीं बचा है कि आप लोग सारे प्रश्न सीखें, तो आप लोग को ये वाला याद नहीं करना है। तो अभी आप लोग ये देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। वह दोस्तों सकल कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ें एक बार देख लेना, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग एक बार देखना, जो एक बार सीखने की कोशिश जरूर करना कि दोस्तों एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। और बंजर क्षेत्र तो दोस्तों ऐसी भूमि जहाँ जिसका प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ऐसी भूमि जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है और बंजर भूमि कहलाती है, जैसे पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मस्तूली भूमि। और अभी जो आप लोग देख सकते हैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मृदा अपरदन। दोस्तों प्राकृतिक कारकों विशेषतः वायु तथा जल से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। अन्य शब्दों में मृदा के कटाव को और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ये भी याद जरूर से कर लेना। दोस्तों ये 3 प्रश्न तो आप लोगों को रट कर जाना है दोस्तों, ये और संसाधनों का विकास और संसाधन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग मृदा संसाधन की क्या है दोस्तों। मृदा संसाधन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। दोस्तों अब जो हमारा है कि मृदा के संरक्षण से आप क्या समझे दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मृदा के अपरदन या कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। दोस्तों 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाए। दोस्तों 3 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है और दोस्तों इस काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के क्या कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर और नलका अपरदन को रोका जा सकता है और इस क्षेत्रों में समुचित जुताई भी संरक्षण प्रभावी तरीका है। और दोस्तों दूसरा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और अब है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं उदाहरण दें। दोस्तों जैव संसाधन वे संसाधन हैं दोस्तों, आप लोग मुझे तो आप लोग अपने हिसाब से याद करते जाना। एक बार तो आप लोगों को सभी प्रश्न याद करना है और उसके बाद हम जो आपको जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आप लोगों को वो याद करना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव और अजैव संसाधन। इसमें कुछ सीखने की बात नहीं है दोस्तों वे संसाधन और जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनका जीवन फैला होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। और दोस्तों वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता, और हम लोग सीधी सी भाषा समझ लें कि वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता जैव संसाधन कहलाते हैं। जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन और जिनमें जीवन नहीं होता वो अजैव संसाधन। जैसे दोस्तों
हमारे मनुष्य इसमें जीवन होता है, जो और पशुधन है, इन सभी चीजों में जीवन हो जाए, लेकिन चट्टानों में तो जीवन होता नहीं, धातुओं में तो जीवन होता नहीं, तो ये हो जाएंगे अजैव संसाधन। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, दोस्तों उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों आप वीडियो में कंटेंट बने रहिए। दोस्तों नवीकरणीय योग्य संसाधन, दोस्तों वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। तो चलिए दोस्तों अब है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। दोस्तों वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे वैज्ञानिक अंतराल में होता है, दोस्तों अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज और जीवाश्म, इनको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ संसाधन जैसे पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अब है कि संसाधनों के विकास में मनुष्यों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोस्तों संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है। तो दोस्तों संसाधन मानवीय गतिविधियों के प्रकार हैं। दोस्तों संसाधन मानवीय गतिविधियों के प्रकार हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर नदी एक प्राकृतिक देन है और यह संसाधन तब बन जाते हैं जब इस जल की सिंचाई या ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होता है। अतः स्पष्ट है कि संसाधनों के विकास में मनुष्य की अहम भूमिका है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हमें पैदल अथवा साइकिल द्वारा स्कूल जाना पड़ेगा और दोस्तों परिवहन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। इससे बैटरी वाले वाहनों की मांग बढ़ जाएगी और वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाई जा सकेंगी। सब्जियां और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और लोग अपने दफ्तर पर सुनिश्चित स्थानों पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए इस तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास है कि संसाधनों के अति उपभोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों संसाधन के अति उपभोग से, दोस्तों संसाधन के अति उपभोग के कारण संसाधनों का ह्रास होने लगा है। दोस्तों संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में साधन संपन्न अमीर वर्ग और साधनहीन गरीब वर्ग में बढ़ जा गया है। दोस्तों दूसरा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन और दोस्तों ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूनिम्नीकरण आदि हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि लैटेराइट मृदा कम उपजाऊ होने के दो कारण बताइए। दोस्तों लैटेराइट मिट्टी निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। दोस्तों इस क्रिया से मृदा के उपजाऊ तत्व रिसर्च का नीचे चले जाते हैं और इसलिए मृदा कम उपजाऊ होती है। दोस्तों दूसरा है लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इससे सामान्यतः पोषक तत्व जैसे चूना, फास्फोरस और दोस्तों तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा का मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं हैं जलोढ़ मिट्टी की कि दोस्तों यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ, दोस्तों यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है और यह मृदा देश के उत्तरी मैदानों तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश ह्यूमस तथा चूना अंश भी काफी मिलता है। दोस्तों दूसरा है यह दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ से बने क्षेत्र को खादर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि भारत में वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है। दोस्तों भारत में वर्ष 1960 से 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण है भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की मांग। दोस्तों अधिक औद्योगिकरण, कृषि के लिए भूमि की बढ़ती मांग तथा खनन कार्यों का होना। दोस्तों अब है कि प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों प्रौद्योगिकी विकास के कारण, दोस्तों प्रौद्योगिक विकास के कारण औद्योगिकरण हुआ है। दोस्तों जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है। दोस्तों प्रौद्योगिक विकास ने आत्मनिर्भर कृषि को व्यापारिक कृषि दोस्तों परिवर्तित कर दिया है। दोस्तों इसके कारण
दोस्तों मृदा का अधिक उपयोग हुआ है। और दोस्तों प्रौद्योगिक विकास ने खनन की प्रक्रिया में सुधार किया है। और दोस्तों दूसरा है कि आर्थिक विकास के कारण नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण हुआ। इससे साधनों की मांग में वृद्धि हुई। दोस्तों अब है संभावी साधन क्या है समझाइए। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु दोस्तों वे संसाधन जो किसी जो प्रदेश है उसमें होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता, दोस्तों संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो चलिए तो आप देख लेते हैं विकसित संसाधनों को समझाइए। दोस्तों वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, दोस्तों वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता दोस्तों संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारत में कोयला का भंडार। दोस्तों आप देख लेते हैं संसाधन नियोजन क्या है। दोस्तों संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है। दोस्तों भूमि निम्नीकरण के किन्हीं दो कारकों का वर्णन किए। दोस्तों खनन, सबसे पहला है खनन। दोस्तों खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। दोस्तों अब दूसरा है अति पशुचारण। दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। और दोस्तों अति पशुचारण से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। दोस्तों यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर याद करना है। दोस्तों मृदा संरक्षण के उपाय को नियंत्रित करने के उपाय निम्न प्रकार से। सबसे पहला है बांध बनाना। दोस्तों पहाड़ी, नालों और नदियों पर बांध बनाने से पानी का तीव्र प्रवाह रुक जाता है और इसके मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। और दोस्तों दूसरा है वृक्षारोपण। दोस्तों यह मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अधिक कारगर तरीका। दोस्तों वृक्षारोपण से बहते हुए जल की गति शिथिल हो जाती है, इससे मिट्टी के कटाव में बाधा पहुंचती है। चलिए तो आप देख लेते हैं मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये परीक्षा में धरा का धरा मिल जाए, तो आप लोग इसे जरूर सीखना। चलिए तो दोस्तों मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों मृदा बहुमूल्य संसाधन है, हमारे भरण पोषण का यह सर्व प्रमुख साधन है। दोस्तों समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है और दोस्तों और वनस्पति जगत पर प्राणी जगत निर्भर है। दोस्तों आज भारत के विभिन्न भागों में मृदा से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनसे उनकी उपजाऊ क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। जल, पवन तथा हिम प्रवाह द्वारा मिट्टी के कट जाने से अथवा बह जाने से भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है, अतः मृदा का संरक्षण आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा का पूरा पार्ट का वीडियो देख लिया। यह था आखिरी प्रश्न, काफी इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने देख लिए इतने सारे प्रश्न, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सीखने को मिला होगा और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए आप लोग वो जरूर सीख लेना। और तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को और भी अगले पार्ट हैं उनकी इसी तरह से जो फुल वीडियो चाहिए कि एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में पूरा पार्ट कवर कर दिया जाए, दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को और वीडियो ऐसी चाहिए बड़ी यहाँ पर नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।